Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, इकोलॉजी के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. So let's start the lecture. Firstly, we have to know what is radioactive pollution. तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं. तो प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, स्वयं विघटन के कारण जो विकिरण ऊर्जा निकलती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है. एंड जो वो पदार्थ है उसको क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोला जाता है. तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज थी वो सबसे पहले किसने की थी, 1886 में बैकुरल ने की थी. और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, रेडॉन, तो एक्सेट्रा. इस तरह से ये क्या है, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं. तो अब हम समझते हैं कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है. एडिशन ऑफ रेडिएशन टू एनवायरनमेंट बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा एनवायरनमेंट में जो रेडिएशन पैदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. तो इसी को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहा जाता है. ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, एज वेल एज प्लांट्स के लिए भी. तो हर किसी के लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है. इसके बहुत से डेंजरस इफ़ेक्ट जो हैं वो कई बार देखे गए हैं, दुनिया भर में देखे गए हैं. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के जो हानिकारक प्रभाव हैं उनको हम आगे आपको बताएंगे. उसके बाद अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम समझते हैं. रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, like any other kind of pollution is the release of something unwanted into the environment, and in this case the unwanted thing is radioactive material. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं pollution क्या होता है, हमारे environment में किसी unwanted चीज़ का release होना, that is called pollution. तो यहाँ पर जो वो unwanted thing है, that is the radioactive material. तो हमारे environment में radioactive materials का जो है वो रिलीज़ होते हैं, तो उसके कारण जो पॉल्यूशन कॉज होता है दैट इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव pollution can be defined as the emission of high energy particles or radioactive substances into air, water or land due to human activities in the form of radioactive waste. तो जो radioactive pollution है ये किस तरह से हो रहा है, हमारी धरती में किस तरह से कॉज हो रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वो नेचर में डाला जा रहा है. नेचर में इट मीन्स कि जैसे एयर में, वाटर में या लैंड में किसी भी फॉर्म में इसको हम डिस्पोज कर देते हैं, तो ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को कॉज करता है. नेक्स्ट है टर्म रेडियो एक्टिव डीके. रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, देखो रेडियो एक्टिव डीके अकर्स बिकॉज अनस्टेबल आइसोटोप टेंड टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ मोर स्टेबल स्टेट. जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स होते हैं, तो उनका जो अनस्टेबल आइसोटोप होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो क्या हो, मोर स्टेबल स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाए. तो रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिसइंटीग्रेशंस और डीकेस. तो क्या होता है इस दौरान, जब वो आइसोटोप क्या हो रहा है, अनस्टेबल आइसोटोप जो है वो स्टेबल आइसोटोप में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस दौरान क्या होते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं. तो इसी के कारण भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कॉज होता है. जो ये डीके है इसको मेज़र करने की भी यूनिट होती है, जैसे पर यूनिट टाइम जो डीके होता है उसे नापा जाता है. कॉमन यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी आर द बैकुरल इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड. तो एक बैकुरल बराबर कितना होता है, 1 डीके पर सेकेंड होता है. और क्यूरी जो इसकी दूसरी यूनिट है वो किसके बराबर होती है, 37 बिलियन डीके पर सेकेंड की होती है. तो इस तरह से इसको मेज़र किया जाता है रेडियो एक्टिव डीके को. नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट. Radioactive waste is usually the product of a nuclear process such as nuclear fission, which is extensively used in nuclear reactors, nuclear weapons and other nuclear fuel cycles that are radioactive pollution. तो radioactive wastes क्या होते हैं, जो भी हम रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है. आगे इस रेडियो एक्टिव की हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके यूजेस देखेंगे, तो उसमें क्या है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या होती हैं, वेस्ट फॉर्म में रह जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट कहलाती हैं. नेक्स्ट है
जो रेडिएशन होता है उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते हैं उसके सोर्स जो होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ नेचुरल सोर्सेज और सेकंड है मैन मेड सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉस्मिक रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है और इंटरनल रेडिएशन है। तो ये क्या है, नेचुरल जो आपके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है मैन मेड सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। इसमें आता है प्रोडक्शन एंड रिसर्च ऑफ न्यूक्लियर वेपन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आजकल के साइंस में क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर कंट्री ये चाहती है कि वो क्या हो, न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर पावर उसके पास डेवलप हो। तो उसके लिए वो क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर वेपन्स को बना रही है, उनके एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो जिसके कारण क्या होते हैं, कई सारे रेडिएशंस जो है वो एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट है माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जब निकाला जाता है धरती के अंदर से, तो उस समय भी क्या होते हैं, कई सारे रेडिएशन जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। तो ये भी एक कारण बन जाते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के। नेक्स्ट है मेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। और अगला है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, जिसे एक्सरे इमेजिंग कहा जाता है। तो ये कई सारे मैन मेड फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या हो रहा है, नेचर में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन मैंने आपको बताया एक तरह का कॉज है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन बीइंग में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। इसमें जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसमें आता है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन भी ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, रेडियो एक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण डैमेज होते हैं बहुत सारे बॉडी में। नेक्स्ट होता है इसमें टेरेस्ट्रियल रेडियो न्यूक्लियोसाइड्स। टेरेस्ट्रियल रेडियो न्यूक्लियोसाइड्स में आपकी रेडॉन है, यूरेनियम है, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग में किसी न किसी तरह का डैमेज, जो ह्यूमन बॉडी है उसको डैमेज करते हैं। अगला होता है कॉस्मोजेनिक रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स। कॉस्मोजेनिक रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें क्या आएगा, बेरिलियम आता है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो ये क्या करते हैं, कॉस्मोजेनिक रेडियो न्यूक्लिएशन करते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब हम इसके सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है। तो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स यूज्ड इन दिस प्रोडक्शन हैव हाई हेल्थ रिस्क एंड रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इनसे क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ को जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जबकि इनका जो पॉल्यूशन का अमाउंट है वो लेस होता है और ह्यूमन हेल्थ के लिए इनका रिस्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर वेपन्स कहते ही एक घटना याद आ जाती है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुई थी, जबकि क्या करा गया था, जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब को डाला गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो पॉपुलेशन थी वो अफेक्टेड हुई थी, उस वक्त अफेक्टेड हुई थी। और आज तक भी उसके जो परिणाम हैं वो देखे जाते हैं। आज भी वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कोई ना कोई डिफिशियंसी होती है, किसी न किसी तरह का उनमें जो है जेनेटिक चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाते हैं। तो इसका इतना बड़े पैमाने पर, इतने लार्ज स्केल पर इसका इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई देता है, जिससे हम महसूस कर सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक जो है रेडिएशन के जो इफ़ेक्ट हैं वो देखे गए हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं हमारी अर्थ के लिए। तो 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1945 से लेकर आज तक भी जापान में जो है हिरोशिमा और नागासाकी में रहने वाले लोगों में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नेचर के लिए कितने ज़्यादा हानिकारक होंगे। ह्यूमन बीइंग तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कुछ कह नहीं सकते, पर उनके अंदर भी इसी तरह के चेंजेस हो जाते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग में देखे जा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, हानिकारक हैं। नेक्स्ट है माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स। Mining these involves crushing and processing of the radioactive ores, and this generate radioactive waste which emits alpha particles.
रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन होता है, जब रेडिएशन कॉज होता है तो उसमें क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनमें कि गामा पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो जब माइनिंग होती है रेडियो एक्टिव ओर्स की, तो उस वक्त क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन होता है, जो कि क्या करता है, रेडिएशन को कॉज करता है। नेक्स्ट है मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट भी एक सोर्स है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का। अ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन मेडिसिन आइदर फॉर ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक्स. These can be left to decay over a short period, after which they are able to be disposed of as normal waste. तो मेडिकल फील्ड में कोई भी डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में या फिर उसके डायग्नोस्टिक्स में क्या होता है, इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है। बाद में फिर क्या होता है, इनको कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद फिर इनको क्या कर दिया जाता है, नॉर्मल वेस्ट की तरह डिस्पोज कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये भी क्या करते हैं, जितने समय तक एटमॉस्फेयर में ये रहेंगे तो वो क्या करेंगे, एक तरह से रेडिएशन कॉज करेंगे, जो कि इन्वायरमेंट में क्या करता है, एक हार्मफुल इफेक्ट को पैदा करता है। नेक्स्ट थिंग है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को कॉज करने के लिए। जनरली तो ऐसा होता नहीं है कि उनसे ऐसे ही रेडिएशन निकलते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में लीकेज हो जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बीइंग और नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। तो इसके 2 एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जिसमें कि एक था 3 माइल आइसलैंड में लीकेज हुआ था, एक्सीडेंटल लीकेज इसको कहा जाता है। तो वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जहाँ पर कि क्या हो गया था, लीकेज हो गया था गैसेस का। तो उसकी वजह से क्या हो गया, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, एनिमल्स तक में म्यूटेशन को देखा गया था वहाँ पर। इस तरह से उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, और आज भी वहाँ पर लोगों को जाना प्रतिबंधित है, उस एरिया में नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि अभी भी वहाँ पर क्या हो रहे हैं, रेडिएशन जो होते हैं वो निकल रहे हैं। दूसरी घटना है चार्नोबाइल डिज़ास्टर इसको कहा जाता है। ये 1986 में सोवियत संघ की एक घटना है। तो वहाँ पे चार्नोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पर भी क्या हो गया था, एक बाय एक्सीडेंट एक लीकेज कॉज हो गया था, जिसके कारण कि नेचर में जो है वो इन रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कॉज हो गया था, और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने में आया, जो कि अभी भी देखने में आता है। वो एरिया अभी भी बैंड है, वहाँ पे कोई भी अभी नहीं जा सकता। तो इस तरह से क्या है, ये 2 लाइव एग्जांपल्स हैं, जिनके कारण हम ये अनुभव कर सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कितना ज़्यादा हैज़ार्डस होता है। इसी क्रम में एक हमारे भारत की घटना भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि भोपाल गैस कांड सभी लोग जानते हैं। आज दुनिया में भोपाल का नाम अगर कोई जानता है तो सिर्फ इसी त्रासदी के लिए जानता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, एक जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसमें क्या हो गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसका क्या हो गया था, रिसाव हो गया था न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इस तरह से वो जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, उसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अफेक्टेड हो गई थी। इवन 10,000 लोगों की इमीडिएट डेथ हो गई थी, और जो 25,000 लोग थे वो कई कई सालों तक अफेक्टेड पाए गए थे। आज भी इसका इफेक्ट वहाँ पर देखने को आता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये इनमें अगर बाय एक्सीडेंट कोई घटना हो जाती है तो ये क्या है, एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 तरह से इसको बांटा गया है। नंबर 1 है कंटिन्यूस पॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट इन यूरेनियम माइंस, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, टेस्ट लैब्स etc, where the human are under continuous exposure to radioactive contaminants and protective clothing is required to avoid radiation exposure. तो कंटिन्यूस जो पॉल्यूशन है ये कहाँ पर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है, यूरेनियम माइंस में होता है, या फिर टेस्ट लैब में होता है। ये लगातार होते रहने वाला एक विकिरण है, जिससे बचाव के लिए वहाँ पर काम करने वाले लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल पॉल्यूशन।
This type of condition exists during accidental exposure to radiations by virtue of equipment failure, radiation leak, faulty protective equipment etc. जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए तीन, जो आपको एग्जांपल दिए थे 3 माइल आइसलैंड का और चार्नोबाइल डिजास्टर का और भोपाल गैस त्रासदी का, तो ये तीनों क्या है एक्सीडेंटल पॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है ओकेजनल पॉल्यूशन। दिस कंडीशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस। तो ये कब होते हैं, जब हम न्यूक्लियर सब्सटेंसेस का क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या टेस्ट करते हैं, तो उस दौरान अगर कोई घटना हो जाती है या फिर किसी तरह का रेडिएशन कॉज होता है तो दैट इज कॉल्ड ओकेजनल पॉल्यूशन। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, कंटिन्यूस पॉल्यूशन, एक्सीडेंटल पॉल्यूशन एंड ओकेजनल पॉल्यूशन। नेक्स्ट थिंग है यूज़ ऑफ रेडिएशन। देखो जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये हार्मफुल ही नहीं है, इनके बेनिफिशियल इफेक्ट भी हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ होता है। आप सभी जानते हैं एक्स रेज जो होती हैं उनका इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में लाभकारी है। कई तरह की जैसे जब हमारी बोन में ब्रेकेज हो जाते हैं तो उसको डायग्नोस करने के लिए हमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो क्या हैं, बेनिफिशियल भी हैं। नेक्स्ट होता है इन कम्युनिकेशन, ऑल मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स यूज forms of electromagnetic radiations. Variations in the intensity of the radiation represent a change in the sound, picture or other information being transmitted. तो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो भी आपको इक्विपमेंट देखने को मिलता है उस सब में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखे जाते हैं, जैसे कि टीवी है, माइक्रोवेव ओवन है, फ्रीज है, इवन देन पंखा है, मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो हर कोई जो भी इलेक्ट्रिक आपका इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उन सब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में ह्यूमन हेल्थ के लिए हैज़ार्ड कॉज कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इनको कम से कम इस्तेमाल में लाना चाहिए जिससे कि हम इनके रेडिएशन से जो है बच सकें। नेक्स्ट है इसका यूज़ इन साइंस। साइंस के फील्ड में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि रिसर्चर्स यूज़ रेडियो एक्टिव एटम्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ मटीरियल्स दैट वर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द एज ऑफ सच मटीरियल कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन दे कंटेन इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग। ये सभी आप लोग जानते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, किन्हीं भी फॉसल थिंग्स का जो है वो एज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। Environmental scientists use radioactive atoms known as tracer atoms to identify the pathways taken by pollutants through the environment. तो environmental scientist भी इसका क्या करते हैं, radioactive atoms को यूज़ करते हैं tracer atoms की तरह, किस चीज़ के लिए, pathway taken by pollutants through the environment. तो ये तो थे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के यूजेस। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या होते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है इसके इफेक्ट को तो क्या है, हार्मफुल ही होते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें अलग अलग कलर से शो किया गया है कि बॉडी के किस पार्ट पर रेडिएशंस का जो है वो हाई, लो या फिर मॉडरेट इफेक्ट पड़ता है। इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो मार्केशन है रेड लाइट, रेड कलर से है, पिंक कलर से है और ब्लैक कलर से है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, हाई सेंसिटिविटी, मॉडरेट सेंसिटिविटी एंड लो सेंसिटिविटी। तो ये बॉडी ऑर्गन्स में जो है इस तरह के इफेक्ट जो है देखने में आए हैं। ह्यूमन बींग्स में इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू फैटल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द adverse effect largely depends on the level and the duration of exposure to radioactivity. Low level of localized exposure may only have a superficial effect and cause mild skin irritation. तो इससे मैं radioactive substances का जो इफेक्ट देखने में आया उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कम टाइम पीरियड के लिए रेडिएशन में हम जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो उससे क्या होता है, माइल्ड स्किन इरिटेशन ही हमको सिम्टम देखने में आता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में इसका ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रेडिएशन बॉडी में पहुंचता है तो फिर उसके क्या होते हैं, जो इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं हेल्थ के लिए। रेडियो एक्टिव रेज कैन कॉज irreparable damage to DNA molecules and can lead to a life threatening condition. जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है उसके कारण एक जो बहुत बड़ा डैमेज देखने में आया है वो ये है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, जिसको म्यूटेशन भी कहा जाता है। और ये म्यूटेशन कभी कभी क्या होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ जाते हैं।
The rapid growing dividing cells like those of the skin, bone marrow are more sensitive towards radioactive emissions. तो जो हमारी dividing cells होती हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा sensitive हैं इन radioactive emissions के लिए. On the other hand, cells that do not undergo rapid cell division such as bone cells and nerve cells aren't damaged so easily. तो जो नॉन रैपिड ग्रोइंग अंडर डिवाइडिंग सेल्स हैं उनमें क्या होता है, बहुत जल्दी इनका इफेक्ट देखने में नहीं आता. कौन सी होती हैं, जो रैपिड सेल डिवीजन नहीं शो करती हैं वो क्या है, बोन सेल्स और नर्व सेल्स हैं. रेज फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन कॉजेज बर्न्स, डेथ, हार्ट फेलियर. तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से रेज निकलती हैं उनके कारण क्या हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, डेथ हो सकती है और हार्ट फेलियर हो सकता है. बर्न्स है उसमें क्या है, आपका कैंसर्स जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण कॉज होते हैं, जैसे स्किन कैंसर है, लंग कैंसर है, थायराइड कैंसर है. और जब डेथ जो हो जाती है उसमें क्या सिम्टम देखने आता है, हेयर लॉस हो जाते हैं. हार्ट फेलियर कैन डैमेज ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स में अगर इसका इफेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है. तो इस तरह से ये क्या थे, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स के जो थे इफेक्ट हमने देखे. कुछ डायग्राम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं जिसमें कि ह्यूमन बॉडी पे इसके इफेक्ट्स देखने में आए हैं. तो इस तरह से हम देख सकते हैं. सारे लेक्चर में हमने समझा कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सभी के लिए इनका क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने में आया है. तो ये था रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में. काफ़ी कुछ हमने इसमें देखा, समझा और सीखा. आई होप कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को आपने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे समझा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.